गुड मॉर्निंग। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेसन नंबर 6 से पार्कों में जलमार्ग। ठीक है, ये इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट है या टॉपिक है। तो इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। ये पूछा गया था क्वेश्चन कि पार्कों में जलमार्ग के एपोप्लास्ट पथ, पार्कों में जलमार्ग के एपोप्लास्ट पथ को क्या करना है, समझाना है, और साथ में जल संचलन के मार्ग का चित्र बनाना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से 2019 में। तो अपन आज इसके बारे में पढ़ते हैं कि पार्कों में जल मार्ग के बारे में। तो पार्कों में है वो जल है वो जाइलम के द्वारा कहा जाता है, ऊपर तक जाता है। या अपन कहेंगे कि मूल रोम है वो जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करने के बाद में जल है वो कहाँ चला जाता है, जाइलम, जाइलम से विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो पार्कों में जल है उसका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, मूल रोम। कौन करते हैं, मूल रोम। और मूल रोम से जाइलम है वो जल है वो कहाँ पहुंच जाता है, जाइलम तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार के प्रवाह को क्या कहते हैं, पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब जल है मूल रोमों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और कहां तक पहुंचा दिया जाता है, जाइलम तक पहुंचा दिया जाता है, तो इस प्रवाह को क्या कहते हैं, पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जलमार्ग की बात कर रहे हैं पार्कों में, वो कितने प्रकार से होता है, इसका नाम है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। देखिए सबसे पहले है जो पार्श्व प्रवाह है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है अपलवक पथ, जिसको क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। क्या पहला कौन सा है, अपलवक पथ या एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। जबकि दूसरा कौन सा होता है, सलवक या सिम्प्लास्ट पथ। और तीसरा कौन सा होता है, रसदानी पथ। कौन सा होता है, रसदानी। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था एपोप्लास्ट, यानी ये जो है वो ईयरली 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको समझना है क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब ये जो कोशिका है जो आपस में, तो बाहर की तरफ तो इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इस प्रकार से कोशिकाओं के अंदर जल का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो अंदर ये जीवद्रव्य है, बड़ी में पाई गई है, ये क्या है, रेक्टिका है, और आपस में जोड़ने के लिए इनके मध्य क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जिसको जीवद्रव्य संपर्क सूत्र भी कहते हैं, जो आपने जूनियर में पढ़ा था। तो देखिए सबसे पहले पहला पद समझते हैं अपलवक पथ, जिसको क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब जल का प्रवाह है, यानी हमने यहाँ पार्श्व प्रवाह के बारे में पढ़ लिया कि जब मूल रोमों से जल कहा जाता है जाइलम तक, इसे क्या बोलते हैं, पार्श्वीय प्रवाह है। यानी मूल रोमों से जल कहाँ पहुंच जाता है, जाइलम तक। तो पहला है अपलवक या एपोप्लास्ट पथ। ठीक है, तो देखिए जब जल का प्रवाह है कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के बीच अवकाश से हो, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, अपलवक पथ या एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। दोबारा देखिए इस परिभाषा को, जब जल का प्रवाह है कोशिका भित्ति, ये क्या है, कोशिका भित्ति और उसके कोशिकाओं के बीच अवकाश। अब देखो ये रही ऊपर क्या है, कोशिका भित्ति, और एक कोशिका के बीच में क्या है, अवकाश। तो जब जल का प्रवाह है, देखो मैं बता रहा हूं आपको कि जब जल का प्रवाह है कोशिका भित्ति और उसके बीच अवकाश स्थित है, उससे होता है, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, अपलवक पथ। तो यहां मैं ये नंबरिंग डाल रहा हूं 1 नंबर ये। तो ये जो पथ है इधर से जल का होना, फिर धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाना, आगे जाइलम तक पहुंच जाना, कौन सा पथ कहलाता है, अपलवक। तो एक बार इजी वे बिल्कुल ध्यान दीजिए आप चित्र,
कि जब जल का प्रवाह है कोशिका व्यक्ति और उसके बीच रिक्त स्थान से होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अपलवक पथ या एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। और इसमें जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। तो मैंने बताया विसरण अधिक मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ गमन अणुओं का क्या कहलाता है, विसरण। अब यहां एक बात देखिए, जो मूल है उसकी अंतस्त्वचा होती है, मूल है उसकी अंतस्त्वचा होती है, उसकी कोशिका वित्ती होती है, वो किससे बनी होती है, सुबेरिन से बनी होती है। और कौन सी पट्टियां पाई जाती है, केस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। दोबारा देखिए आप, मूल की जो अंतस्त्वचा है उसकी कोशिका वित्ती है, उसमें क्या पाया जाता है, सुबेरिन युक्त क्या पाई जाती है, केस्पेरियन पट्टिका। यानी विशेष प्रकार की जो आपस में कोशिका है उस कोशिका में क्या पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है सुबेरिन की। यानी यहां मान लीजिए विशेष प्रकार की पट्टियां जो केस्पेरिन की होगी, तो अगर केस्पेरिन की पट्टियां पाई गई तो उसमें कौन सा है, सुबेरिन। और ये जल के प्रति क्या होता है, अपारगम्य। तो जल का स्थानांतरण इसके द्वारा नहीं होता, तो उसमें किसमें होता है, तो मूल की अंतस्त्वचा के अंदर जो जल का स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होता है, कोशिका कलाओं के द्वारा। किस द्वारा होता है, कोशिका कला। यानी कोशिका की विशेष प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है, जिसे कोशिका कला कहेंगे। और उसके द्वारा जल का क्या होता है, स्थानांतरण। इस पथ को क्या कहते हैं, पार कला पथ। ठीक है, एक बार अच्छी तरह समझ में आना चाहिए आपको। सबसे पहले यदि कोशिका व्यक्ति और कोशिका के अंतराल के द्वारा जल का स्थानांतरण कहां पहुंच जाए, जाइलम तक पहुंच जाए, तो कौन सा कहलाता है, अपलवक। ये किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। अब मूल की जो अंतस्त्वचा है उसमें केस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है, यानी सुबेरिन से बनी पट्टिका होती है विशेष प्रकार की। इस प्रकार से जो सेल होती है उनके मध्य जो जल का स्थानांतरण नहीं होने देती है, जल के प्रति अपारगम्य होती है, तो वहां किसके द्वारा होता है, तो मूल की अंतस्त्वचा की में कोशिका कलाओं के द्वारा जल का प्रवाह होता है, जिसे क्या कहते हैं, पार कला पथ कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना, पार कला पथ क्या होता है। फिर नंबर 2, सैलवक या इसको क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलवक या सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब ये सेल जुड़ी होती है आपस में सभी, तो एक से यानी एक से भी है, एक इस प्रकार जुड़ी रहेगी। तो जब एक सेल से दूसरी से यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका है उसमें जीद्रव्य से, अब देखो मैंने ये ब्लू कलर से साइन बनाई, तो ये क्या है बीच में, जीद्रव्य या कोशिका द्रव्य कह दो। तो यदि जल का स्थानांतरण, अभी यहां 2 नंबर डाल रहा हूं, ये लो, तो जल का स्थानांतरण ऐसे मान लीजिए इधर से होकर इधर चला जाएगा, तो जल का स्थानांतरण जीद्रव्य से होता हुआ जाएगा। कहां से जाएगा, जीद्रव्य से। अगर आप दोबारा तो देखना चाहो तो ये लो ऐसे इस प्रकार से चलेगा और कहां पहुंच जाएगा, जाइलम तक पहुंच जाएगा। तो उसे अपन क्या कहते हैं, सैलवक या सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका है उसमें जल का प्रवाह किधर से होता है, जीद्रव्य से होते हुए जाइलम तक पहुंच जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सैलवक या सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। उसके बाद में तीसरा कौन सा है, रसदानी पथ। तीसरा कौन सा है, रसदानी। अब यहां पर देखिए बीच में यहां पर क्या बनाई है, रिक्तिका बनाई है। क्या बनाई है, रिक्तिका। तो अगर जल का स्थानांतरण सीधा जीद्रव्य कला से होते हुए कहां पर, रिक्तिका, और फिर सीधा कहां पहुंच जाए, जाइलम तक पहुंच जाए, तो यहां रिक्तिका से होता हो, तो यहां आप क्या बताओगे, जब जल का प्रवाह है, यहां 3 नंबर डालते हैं, जब जल का प्रवाह है जीद्रव्य कला, ठीक है, टोनोप्लास्ट रिक्तिका, ठीक है, रसदानी से होता हुआ कहां चला जाता है, अंदर चला जाता है, जाइलम तक चला जाता है, तो उसे क्या कह देते हैं, रसदानीय पथ कहते हैं। दोबारा देखिए, जब जल का प्रवाह है जीद्रव्य कला से कहां चला जाए, या टोनोप्लास्ट से या रसदानी से, रसदानी पथ कहलाता है, चला जाता है। तो
ये क्रिया किसके द्वारा होती है? परासरण। तो देखिए यहाँ पहला अपलवक पद पढ़ा आपने, वो किसके द्वारा हो रहा था? विसरण के द्वारा। जबकि ये दोनों पद है वो किसके द्वारा होते हैं? परासरण के द्वारा। यानी इनमें दोनों में जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा। अब यहाँ परासरण होता है उसमें क्या खर्च होती है? एटीपी या ऊर्जा खर्च होती है। तो दोबारा देख लेंगे अपन इस पॉइंट को अच्छी तरह। 2019 में क्वेश्चन आया था, हमने क्या पढ़ा? आज पाठों में जल मार्ग, ठीक है, यानी जल का प्रवाह कैसे होता है। तो अवशोषण कौन करते हैं? मूल रोम। मूल रोम से कहा जाएगा वो जाइलम तक, और जाइलम से विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाएगा। अब जाइलम है वहां तक पहुंच गया, उसको अपन क्या बोलते हैं? पार्श्वीय प्रवाह कह देते हैं। अब ये तीन प्रकार से होता है, अपलवक, सलवक, प्रस्तरक। अपलवक पथ में क्या होता है? कोशिका भित्ति और बीच के रिक्त स्थान से जब जल का स्थानांतरण हो जाता है और जाइलम तक पहुंच जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अपलवक। परंतु मूल के जो अंतर त्वचा है वो उसमें क्या पाई जाएगी? केसपीरियन पट्टिका पाई जाएगी। तो जल के लिए अपारगम्य होती है। उस कंडीशन में कोशिका कलाओं के द्वारा स्थानांतरण होता है, जिसे क्या कहते हैं? पारकला पथ कहते हैं। सलवक या सिम्प्लास्ट पथ होता है, उसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में छिद्र तो उसे उसके द्वारा जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्टी। और ये क्रिया किसके द्वारा होती है? परासरण के द्वारा। तीसरा पॉइंट है जिसमें छिद्र कला या टोनोप्लास्ट, रसदानी, उसके द्वारा जल का प्रवाह जाइलम तक पहुंचता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रसदानी पथ कहते हैं। और ये क्रिया परासरण द्वारा होती है, परंतु इसमें क्या चाहिए? एटीपी आवश्यक होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, हाँ, इसके बाद करते हैं अपन जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जल अवशोषण को कौन कौन से कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो देखिए जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें पहला है प्राप्य मृदा जल। प्राप्य मृदा जल, तो इसमें यदि पादपों को आसानी से जल प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं? केशिका जल कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिका जल कहते हैं। तो फर्स्ट जो है प्रभावित करने वाले कारक में है प्राप्य मृदा जल। तो इसमें क्या होता है? पादपों को जो आसानी से कौन जल प्राप्त होता है? केशिका जल। जो बताया भी था मैंने आपको शुरू में कि आसानी से जो प्राप्त होता है वो कौन जल होता है? केशिका जल। अब केशिका जल है तो आसानी से प्राप्त होता है, तो इसमें जो मृदा की जल धारण क्षमता और स्थायी म्लान क्या होती है? आदर्श स्थिति होती है, तो आसानी से जल अवशोषित हो जाता है। यानी आदर्श स्थिति किसे माना जाता है? जब मृदा की जल धारण क्षमता सही हो, फिर स्थायी म्लानी प्रतिशतता आदर्श स्थिति में हो, तो आसानी से जल का अवशोषण किया जाएगा और प्लांट ग्रोथ अधिक करते हैं। तो यहाँ देखते हैं अपन सबसे पहले मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है और स्थायी म्लानी प्रतिशतता क्या होती है। तो जब बारिश होती है तो जल जमीन के नीचे की तरफ जाता है, तो किसके? गुरुत्व बल के कारण मृदा से जल का क्या होता है? निष्कासन के बाद, यानी जितना खींच लिया नीचे की तरफ, उसके बाद में मृदा के कणों के मध्य जो जल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। यानी गुरुत्व बल के द्वारा मृदा से जो जल का निष्कासन के बाद जो मृदा में जल शेष रहता है वो क्या कहलाता है? मृदा की जल धारण क्षमता या क्षेत्र की क्षमता कहलाती है, ठीक है। उसके बाद स्थायी म्लानी प्रतिशतता, तो इसमें क्या होगा? जिसमें मान लो तो प्लांट लगा हुआ है और उसमें प्रथम बार जो पत्तियां मुरझाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, जल अवशोषण कौन प्रभावित करता है? मृदावातन भी करता है। कौन करता है? मृदावातन। यानी अगर मृदा के अंदर वायु की मात्रा अच्छी होती है तो जल का अवशोषण भी क्या होता है? अधिक होता है। जैसे दोमट मृदा है उसमें जल का अवशोषण क्या होता है? अधिक होता है। और यहाँ है एक जलाक्रांत खेतों में मृदा का वातन नहीं होता है, यानी जो जल से भरे हुए खेत होते हैं उनके अंदर मृदा का वातन नहीं होता है, यानी वायु नहीं कम पाई जाती है या नहीं पाई जाएगी, तो वहां पर जल का अवशोषण क्या होता है? या तो न्यून या बहुत ही कम होता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है मृदा तापमान। तो
20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का अवशोषण क्या होता है? अधिक, क्योंकि 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं और सक्रिय होते तो उपापचय क्रिया बढ़ जाती है, तो जल अधिक अवशोषित किया जाता है। फिर अगर 20 से कम हो टेम्परेचर या 30 से अधिक हो, उस समय जल का अवशोषण क्या किया जाएगा? कम किया जाता है। फिर मृदा विलीन की सांद्रता, तो यहाँ बात करेंगे यदि खनिज लवण की मात्रा अधिक है तो जल का अवशोषण भी क्या होगा? वहां पर कम हो जाता है। यदि खनिज लवण की मात्रा क्या है? अधिक, तो वहां जल का अवशोषण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, दोबारा अपन देखते हैं कि जल अवशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित किए। सबसे पहले प्राप्य मृदा जल, आसानी से प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है? केशिका जल। इसके साथ में आदर्श स्थिति कौन सी होती है? जब जल धारण क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशतता क्या हो? आदर्श। अगर गुरुत्वीय बल के बाद में शेष बच गया जल, वो क्या कहलाता है? धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहलाती है। और एक बार जो उगा हुआ प्लांट होता है उसकी पत्तियां प्रथम बार मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? मलानी कहते हैं। फिर वातन, यदि वायु अच्छी है तो जल का अवशोषण क्या होगा? अधिक, जैसे दोमट मृदा में होता है। मगर जलाक्रांत खेतों में मृदा का वातन नहीं होने के कारण जल का अवशोषण क्या होता है? शून्य। तो यहाँ किसी पूछ लिया जाए कि जब जलाक्रांत खेतों में जल अवशोषण शून्य क्यों होता है, तो आप क्या बताएंगे कि वहां मृदा वातन नहीं होने के कारण जल अवशोषण क्या होता है? शून्य। और टेम्परेचर 20 से लेकर 30 डिग्री पर अत्यधिक अवशोषण होता है। और लास्ट है, खनिज लवण की मात्रा अधिक होगी, जल अवशोषण क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, आज के टॉपिक से क्वेश्चन है आपका कि मूल रोगों से जल कहां पहुंचता है? जाइलम तक। मूल रोगों से जल कहां पहुंचता है? जाइलम तक। इस जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? दोबारा सुनो क्वेश्चन, मूल रोगों से जाइलम तक जल पहुंचता है, इस जल के प्रवाह को अपन क्या कहते हैं? सभी बच्चों को इसके कमेंट डालने हैं और सभी को उत्तर देने हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।